शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। चूँकि आज संडे है इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर होता है। आज की हमारी जो साइंस की पहली न्यूज़ आई है वो यूरेनियम से रिलेटेड आई है, इसलिए हम सबसे पहले यूरेनियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम यदि आप फिजिकली देखना चाहेंगे तो सिल्वर के जैसे कलर इसका रहता है। रासायनिक रूप से यदि माना जाए तो ये एक तत्व है। यूरेनियम सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसका घनत्व होता है 18.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 18.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है और ये एक तत्व है। सफ़ेद रंग का मतलब सफ़ेद सिल्वर रंग का इसका कलर होता है। यूरेनियम का सिंबल होता है यू। इसकी परमाणु संख्या है 92। इसका परमाणु भार है 238.029। यूरेनियम के परमाणु में 92 इलेक्ट्रॉन हैं, 92 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं और 146 न्यूट्रॉन हैं और 7 इसमें एनर्जी के लेवल होते हैं। यूरेनियम का गलनांक मतलब पिघलने का टेम्परेचर 1135 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक उबलने का टेम्परेचर रहता है 4131 डिग्री सेल्सियस। वहीं यदि हम पीरियडिक टेबल में देखें तो यूरेनियम ग्रुप एंटीसाइड्स पीरियड 7 और ब्लॉक एफ में लोकेटेड है। यूरेनियम की खोज की गई थी 1789 में, ठीक है। 1789 में जर्मन रसायन शास्त्री केमिस्ट मार्टिन हेनरिक कलाप्रोथ ने की थी। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ दी गई जैसे कि सिंबल क्या है, परमाणु भार कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, घनत्व, गलनांक, पिघलने का टेम्परेचर, क्वथनांक, उबलने का तापमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी लेवल और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है। वहीं यदि हम मेटालिक इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये काफ़ी कठोर होती है। इतना कठोर होता है कि कांच को भी ये खुरच सकता है। इसमें डक्टिलिटी का भी हम गुण देखते हैं, इसलिए इससे हम पतले तार भी बना सकते हैं। और ये जो धातु होती है वो मेलिएबल है, इसलिए हम जो है इसको पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यूरेनियम के ऊपर काले रंग की ऑक्साइड परत जम जाती है जिसको यूरेनियम ऑक्साइड बोलते हैं। यूरेनियम 235 मुख्य फिसाइल तत्वों में से एक है, मतलब ऐसे तत्व जो परमाणु विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी धातु मानी जाती है और अधिकतर आधात्विक तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना सकता है। और अब जो यूरेनियम यौगिक बनाएगा पीले या फिर हरे रंग का होता है। यूरेनियम विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है और यह नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है और अल्प मात्रा में जल में घुलनशील होता है। यूरेनियम से जुड़े कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको हमने यहाँ पर देखे हैं। अब यूरेनियम से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ में क्या बातें बताई गई हैं साइंस के अंतर्गत, इसको हम देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक लोगों ने डिस्कवर किया है यूरेनियम के नए आइसोटोप को, ठीक है। तो यूरेनियम का आइसोटोप नया क्या खोजा गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। इसके बाद हमें समझना है कि आखिर आइसोटोप हम बोलेंगे किनको। आइसोटोप जिनको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान अलग अलग है, इनको हम समस्थानिक बोलते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकी की परमाणु संख्या समान होने का कारण ये है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान है किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के चलते चलते उनका जो द्रव्यमान है, वजन है, वो अलग अलग है। प्रोटॉन तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इसलिए उनका द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। और परमाणु संख्या हम किसको बोलेंगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या फिर प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व में कितने परमाणु हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और
कितने उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है अलग अलग होने के चलते चलते उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक के क्या क्या गुण हैं ये यहाँ पर बताए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया जा रहा है आर्गन का, AR इसका सिंबल है, ऊपर है 40 और नीचे है 18। पोटेशियम का भी 40 है और नीचे 19 है। तो यहाँ पर आप क्या वो देख रहे हैं कि इसके नाभिक में प्रोटॉन तो एक से हैं, जैसे आर्गन के जो नाभिक है यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 40 हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो 18 है, इसमें 19 है, इसमें 19 है। तो इनको हम समभारिक बोलते हैं। समभारिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो 40-40 है ये सब में है, तीनों में द्रव्यमान की संख्याएं एक सी हैं। अब जैसे 7N नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी द्रव्यमान संख्याएं एक सी हैं, इसमें भी 14 लिखा है, इसमें भी 14 लिखा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और जो कार्बन है इनको हम समभारिक बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सहित हमने समझ लिए हैं कि आइसोटोप आखिर होते क्या हैं। तो जापान की तरफ से एक स्टडी करी गई है, जब वो स्टडी कर रहे थे हैवी एलिमेंट के एटम्स को। तो जापान के जो भौतिक विज्ञानी हैं उन्होंने डिस्कवर किया है एक प्रीवियसली अननोन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के एक नए आइसोटोप की यहाँ पर खोज करी गई है, जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास नंबर है 241। ये जो फाइंडिंग निकल कर के आई है ये रिफाइन करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, न्यूक्लियर फिजिक्स की हमारी जो सोच है उसको संशोधन यहाँ से हम कर सकते हैं। व्हाट शेप्स द लार्ज न्यूक्ली ऑफ हैवी एलिमेंट टेक एंड हाउ ऑफन डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ मॉडल्स दैट फिजिसिस्ट्स यूज डिजाइन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड मॉडल ऑफ एक्सप्लोडिंग स्टार। इस प्रकार के जो वैज्ञानिक उपलब्धि होती हैं इनका कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, मॉडल ऑफ एक्सप्लोडिंग स्टार्स में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो डिस्कवरी की गई है नए न्यूट्रॉन रिच यूरेनियम आइसोटोप की, वो पहला है अपने आप में 1979 के बाद से यदि हम देखें तो। ये जो अरेंजमेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस में, ये सम रूल्स को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ नियम कानून को ये फॉलो करता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो रूल होते हैं ये बेस्ड होते हैं न्यूक्लियाइज प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर के ऊपर। सामान्य तौर पर क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है स्लाइटली लोअर रहता है यदि हम देखें सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ दीजिए तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा किसी भी एटम्स का मास। इसलिए सिस्टमेटिकली यदि आप मेज़र करते हैं मास ऑफ यूरेनियम एंड इट्स नेबरहुड एलिमेंट्स, तो यहाँ से हमें कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आती है। वैज्ञानिक लोगों ने एक्सेलरेट किया था यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई को, किसमें? प्लूटोनियम 198 न्यूक्लियाई में इन्होंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था के की आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम। द रिजल्टिंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स कॉन्टेंट डिफरेंट आइसोटोप्स। इसके बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियर है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हमको देखने को मिला था जिसमें अलग अलग आइसोटोप पाए गए थे। दिस इज हाउ दे आइडेंटिफाई यूरेनियम 241 एंड मेजर्ड द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल की यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से ये पता चलता है कि इट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। कितने मिनट की लाइफ रही इसकी?
40 मिनट्स की इसकी हाफ लाइफ है, ऐसा कहना डॉक्टर निवेश का। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें रिप्रोडक्शन के बारे में देखना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन जिसको हम जनन बोलते हैं, प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीवन उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जनन। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है और किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। रिप्रोडक्शन को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम किसको बोलेंगे? एसेक्सुअल। ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं है, इसमें एक जीव द्वारा ही संतान की उत्पत्ति संभव है। अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों के द्वारा हो जाता है, इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट के समान होगी, मतलब आनुवांशिक रूप से समानता इसमें पाई जाती है। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो विभिन्न जीवों की भागीदारी जरूरी है, कोई अकेला बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। इसमें नर और मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग से या फिर मिलन से संतान का निर्माण होता है, मतलब ये आनुवांशिक रूप से भिन्न है और इसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। तो दो यहाँ पर मेन प्रकार हमने देख लिए, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं इसको भी हमने देख लिया है। अब जो न्यूज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज़ है जो कि हमें लाल चीटियों में देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें एक यूनिक मोड देखने को मिल रहा है जनन का, किसमें? मेल्स इन येलो क्रेजी आंट। जो येलो क्रेजी आंट आप देख रहे हैं, इसके जो मेल्स होते हैं उनमें ये गुण हमको देखने को मिल रहा है। मेल येलो क्रेजी एंट्स जो होती हैं आर चिमीरास ऑफ टू सेपरेट जेनेटिक लीनेज। इनको आप क्या बोल दिए हैं? दो सेपरेट जेनेटिक लीनेज। ऐसी रिसर्चर की रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। इससे ये पता चला है कि हमें यहाँ पर एक यूनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है इस स्पीशीज में, वन प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो कि आज तक वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। हालांकि जो मोस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं डेवलप होते हैं कहाँ पर? फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। कहाँ पर विकसित हो रहे हैं ये? सिंगल सेल जाइगोट में। कहाँ पर? ए कलेक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, ए हॉलमार्क ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। The new findings show that male yellow crazy ant are composed of haploid cells with two distinct genetic composition। ये जो विशेष प्रकार की चींटियाँ होती हैं कैसे करके बनी हैं? हैप्लॉइड सेल्स से। यहाँ पर दो अलग टाइप का हमको जेनेटिक कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्लास्टिक से जुड़ी एक न्यूज़ आई है कि कैसे करके हम प्लास्टिक की लाइफ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो मैथिल ग्रुप्स होता है ये इन्हेंस कर सकता है PHA प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ को। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ए क्लास ऑफ पॉलिस्टर्स कंसिडर्ड ए प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव टू कॉमन प्लास्टिक। कॉमन प्लास्टिक किसको बोल रहे हैं? पॉलिस्टर को। हमने उस कॉमन प्लास्टिक को पॉलिस्टर नाम रख दिए हैं। आज के टाइम में हम इसको और भी ज़्यादा मैकेनिकली टफ और थर्मली स्टेबल बना सकते हैं। रिसर्चर लोगों ने रिप्लेस कर दिया है रिएक्टिव हाइड्रोजन को इन द मोनोमर। कहाँ से? मोनोमर से। इस प्रकार के किससे? पॉलिस्टर से। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोट PHA प्लास्टिक जिसको हम बोल रहे हैं, एंड फाउंड दैट इट इन्हेंस्ड PHA थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और जब वैज्ञानिक लोगों ने इसको अलग कर दिया तो फ़ायदा ये हुआ कि थर्मल की जो कैपेसिटी है, गर्म होने की कैपेसिटी
ज़्यादा सोख सकता है। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। इसके साथ साथ में इसका जो क्लोज्ड लूप है वो केमिकल रिसाइक्लेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है कि आप इसको रिसाइकल कर सकें। इसके बाद वाली साइंस की जो न्यूज़ आई है वो मधुमेह की बीमारी से रिलेटेड है, जिसको इंग्लिश में हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसका मतलब ये हो गया है कि मुझे यदि डायबिटीज़ हुआ है तो मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ, खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, तो उससे किसी और व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं फैलेगा। जो किसी व्यक्ति में तब होता है जब उसका पैनक्रियास, अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा या फिर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता, या फिर जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है, तब होती है मधुमेह की बीमारी। ये 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। टाइप 1 के अंतर्गत क्या हो जाता है, इसको हम किशोर मधुमेह के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर 14 से लेकर के 16 साल की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोग इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए रोजाना इंजेक्शन के द्वारा क्या देना पड़ेगा? इंसुलिन देना पड़ेगा। टाइप 2 ये मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के उल्टे अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस बने इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से यूज़ नहीं कर पाती हैं, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। इसको हम बोलते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो मधुमेह होता है ज़्यादातर 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को होता है, और ये लोगों में तेज़ी से बढ़ते मोटापे का एक रीज़न भी है। मतलब हमारी बॉडी एनर्जी तो बना रही है, ओवर एक्स्ट्रा एनर्जी बना रही, जिसके चलते चलते मोटापा हमको देखने को मिल रहा। आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। फिर है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्नाशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। और गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं होता है, और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या खत्म हो जाती है। मधुमेह लंबे समय तक बगैर उपचार या सही रोकथाम के रहने पर गुर्दा, हृदय, रक्तवाहिका, तंत्रिका तंत्र, आँखें आदि से संबंधित रोगों का कारण बनता है। भारत सरकार क्या क्या पहल करी है? इसके लिए मरीजों की सुविधा के लिए एम डायबिटीज़ ऐप बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने WHO के राष्ट्रीय कार्यालय तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ में मिलकर इस क्षेत्र में जनहित योजनाएं भी चलाई हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल के द्वारा मधुमेह से संबंधित जानकारी आपको मिल जाती है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल की थीम थी परिवार और मधुमेह। 14 नवंबर 1891 को जन्मे सर फ्रेडरिक बेंटिंक ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर 1992 में इंसुलिन की खोज करी थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ से भी रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की स्थापना नीदरलैंड की राजधानी आम्स्टर्डम में 1950 में हुई थी। 1985 में IDF का कार्यकारी मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थानांतरित किया गया। भारत के डॉक्टर जसबीर सिंह बजाज पद्म विभूषण 1985 से लेकर के 88 तक इस संघ के अध्यक्ष रहे थे, और ये संगठन विश्व के लगभग 170 देशों और 230 से अधिक संगठनों के साथ मिलकर के मधुमेह के उपचार, शोध और जागरूकता पर काम करता है। न्यूज़ की तरफ चलें तो ओबेस पीपल, ऐसे लोग जिनमें मोटापा की समस्या है, ये हायर रिस्क में आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ में। कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि जो ओबेस इंडिविजुअल होते हैं इनको हायर रिस्क रहता है जो ये डेवलप कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ को। एक जो पॉसिबल मैकेनिज़्म होता है
जो कि एक्सप्लेन कर सकता है इस कनेक्शन को, वो है मेटाबॉलिक ओवरलोड दैट सप्रेसेस इम्यूनो और इम्यूनो रेगुलेशन एंड इंक्लूड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। तो मेटाबॉलिक ओवरलोड हो रहा है जिसके चलते चलते हमारा जो इम्यूनो रेगुलेशन है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस है वो इंड्यूस होना चालू हो जाती है, देयर बाई इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ऑटो इम्यूनो। और इसी सब के चलते चलते हमको ऑटो इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाती है, रिस्क में चले जाती है। तो इस प्रकार से मोटापे से जुड़ी जो समस्या है वो डायबिटीज़ का एक कारण बन सकती है। ये न्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगली जो साइंस से रिलेटेड न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पेलिकन, मैंग्रोव्स एंड साल्ट मार्सेस से रिलेटेड है। यहाँ पर भी कुछ नई नई जानकारी हमको देखने को मिलेगी और नई नई चीज़ें यहाँ हमको सीखने को मिलने वाली हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर बात होने वाली है श्रीहरिकोटा की। तो जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है ये सर्व करता है एज ए बैरियर के रूप में दैट शील्ड ए ब्रैकिश वाटर लैगून, जहाँ पर हमको ब्रैकिश वाटर लैगून दिखाई देती है जिसको हम पुलिकट लेक बोलते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दूसरे नंबर की बात यह है इसरो की लॉन्च साइट भी है और यहाँ पर हमको 76 स्पीसीज देखने को मिलती हैं वाटर बर्ड्स की। द लेक इटसेल्फ हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ ओनली 1 मीटर। एवरेज इसकी जो गहराई है वो 1 मीटर है। ऑल्दो इट इज़ नियरली 60 किलोमीटर लॉन्ग, जबकि ये 60 किलोमीटर लंबी है, बस गहराई इसकी कम है।